हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू पीपल ऑनलाइन? Yes, sir. थैंक यू। आज मेरे पास प्रिंट आउट घट जाएंगे। चलो, सम ऑफ यू वुड डू इट ऑनलाइन। सो वीकली करंट अफेयर्स एज वी डू ऑलवेज। हफ्ते की और 2 हफ्ते की बेस्ट बेस्ट न्यूज विद क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। वील डू द एमसीक्यूज फर्स्ट। सबसे ज्यादा 4 एंड अबव को मिलेगी चॉकलेट। जिसके पास प्रिंट आउट नहीं रहेगा वो प्लीज ऑन फ्रॉम द शीट कर लेना। प्लीज नाम लिखना इस पे। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगी। आज बनाऊंगी तेल का ऑमलेट। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अब स्विगी इंस्टॉल कर लेती हूँ। Whatever's on your mind, get it in 10 minutes on Swiggy Instamart. गगन जी, प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। जिसके हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं उसे मिलती है हमारे यहाँ पे चॉकलेट एज अ सोविनियर। राइट, 4 एंड अबव को। अगर 4 एंड बिलो रहेंगे तो चॉकलेट होगी मेरी। सो 6 minutes टू यू। अटेम्प्ट दीज 6 क्वेश्चंस प्लीज। घूरने नहीं है, करने हैं। करने का मूड नहीं है आज। अच्छा, छुपा के कर रहे हो, चीटिंग ना हो। चेंज 2 मिनट बात करूंगा। हाँ जी। टेस्ट के ड्यूरिंग तो अलाउड नहीं होता। टेस्ट के ड्यूरिंग वार्तालाप नहीं अलाउड। वो साइड चेंज कर दो। फिर 1 मिनट दो मेरे को, ऑनलाइन भी कर रहे हैं ना। वो तो ऐसे काउंट नहीं होते। काउंट नहीं होते बट अटेम्प्ट तो करना है उन्होंने भी। लो जी, डन। Three more minutes.
डन। अखबार पढ़ने वाला है अभी। डन जी। Two more minutes. ज्यादा मेहनत कराने के आधी चॉकलेट ले लूंगा मैं आपसे। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के साथ क्या प्रॉब्लम है? पुरानी होगी ज्यादा। डन। क्या हुआ? बड़ी खुशी हो रही है। दुख हो रहा है? किस बात का? चलो, दिस क्लास इज अ रिमाइंडर, कांस्टेंट रिमाइंडर कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। तभी आई स्टार्ट विद एमसीक्यूज, कि अब जब न्यूज पढ़ोगे साथ में टॉपिक्स पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा। हो गया किसी का तो प्लीज हैंड इट ओवर। नाम लिख देना अपना अपना। हाँ जी। चलो जी, टाइम इज अप। कौन कौन रह गया प्लीज हैंड इट ओवर। किसके पास रह गया अभी? ये ज्यादा पास हो जाएगा। पास करना साथ में। एवरीबडी इज सबमिटेड द टेस्ट नाउ। डन। चलो चेक करते हैं। काफी सारे लोगों से अटेम्प्ट। रुको 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 रुको। कहाँ जा क्या गंद डाला आपने? है? क्या गंद डाला हुआ आपने इधर? किसको पता फिर? आपने जम्मू को गंदा कर दिया है ना? हमारा फिफ्थ इज सी चंडीगढ़, सिक्स्थ इज ए अमेरिका। So first C, second A, third D, fourth A, fifth C, sixth A. हाँ जी, 6 out of 6, 5 out of 6। चलो पुट्ठे से चलते हैं। 0, Connected. 1, 2, ठीक है। गगन 2, कुलजीत 2, 2 पे डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया लिव्स। 3, नेहा 3, मतलब चॉकलेट मेरी होती दिख रही है आज। 4,
4, 3, 5. थैंक यू। मैं मेरी मतलब चलो न्यू स्टूडेंट को दे देते हैं एज पर पब्लिक डिमांड। आ जाओ मैम। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर फॉर गेटिंग 2। शेयर करके खानी है। अब 1 फॉर द कैमरा विदाउट गेटिंग स्कोर। थैंक यू। चलो सो डिस्कस करते हैं एक बारी। यार देखो इधर अगर कुछ भी नहीं पता एक जगह इकट्ठे कर दो, अपने आप उठाते जाएंगे बाद में। गगन लास्ट में पीछे। चलो सो इस क्वेश्चन को देखो जरा गौर से। बी हेयर प्लीज फॉर सम टाइम नाउ। स्मॉल, स्मॉल लिखा है, लार्ज। दूसरी के बच्चे को भी पता है स्मॉल और लार्ज उल्टे होते हैं। ये स्मॉल है तो ये लार्ज क्यों होगा? नहीं भी पता अगर आपको, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट दीज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, स्मॉल और लार्ज वोंट गो टुगेदर, तो ये तो गलती है। देन अनदर थिंग विच इज अ ट्रिक इन यूपीएससी, अटेम्प्ट वाली बात जहां पे कैन नॉट आता है वो 99% गलत होती है। सो दिस इज रॉन्ग। एंड पूछा क्या गया जी? इनकरेक्ट। एंड इनकरेक्ट कौन से हो गए? बोथ। अगेन आई रिपीट यार, वन मोर थिंग आई कीप ऑन रिपीटिंग कि एमसीक्यू को आंसर नहीं सॉल्व करते हैं। वाई एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, आंसर नहीं? बिकॉज देयर इज एन आइडिया टू इट। फर्स्ट इज यू रीड दिस स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग, कुछ भी नहीं है इसमें। देन यू गो फॉर दिस इनकरेक्ट एंड देन यू रीड इट दिस वे, उल्टा पढ़ना है। आई हैव सीन नन ऑफ अस हैज डन दिस। जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है आई एक्सक्यूज देम कि क्या पता आप कर लेते, बट अदर्स इसको अंडरलाइन करना है, उल्टा चलना है, तब आपकी एमसीक्यू की करेक्शन परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगी। सो दिस आंसर वाज बोथ आर इनकरेक्ट बिकॉज दे, इनका एडवांटेज ही है कि साइट पे मेड अपॉन हो सकते हैं या फिर फैक्ट्री में मेड अपॉन हो सकते हैं। दोनों तरीके से बना सकते हो, घर से बना के ले आओ और रख दो, राइट? सो बोथ आर इनकरेक्ट। वील डिस्कस दीज टॉपिक्स, डोंट वरी। देन हेनिपा वायरस। हेनिपा वायरस आरएनए वायरस है, हाँ जी, राइट। गोट्स आर द नेचुरल होस्ट। गोट्स कब सुना आपने नेचुरल होस्ट यार? फ्रूट बैट होता है, बैट होता है, या कोई ऐसे अजीब सा एनिमल होता है। गोट्स आर नेवर द नेचुरल होस्ट। अगर होता तो इंसान भी हो जाता। गोट्स आर मैमल्स, सो मैमल्स आर द नेचुरल होस्ट होता तो फिर भी मैं मान लेता। सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर बिकम्स 1 ओनली करेक्ट पूछा, राइट? देन थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ट्रेड सीक्रेट्स, पोएम्स। ये क्वेश्चन से मैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, नॉट ओनली कंटेंट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें 3, ध्यान रखना एक एक वर्ड जरूरी है, 3 ऑप्शंस हैं, 3, 4 एंड अबव नहीं, 3 ऑप्शन है, 1 2 3, एंड छोटी छोटी है, या 2 वर्ड्स हैं या छोटी सी इतनी सी लाइन है। 70% ऑफ द टाइम्स द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट? ये चीजें साथ में पेपर में लेके जानी है। प्रीलिम्स आ रहे हैं तो हमें सारी टेक्निक्स सीखते जानी है साथ साथ, राइट? बिना किसी बात के प्रीलिम पास होता है। अगर प्रीलिम नहीं पास हो रहा तो हमने क्या करा है? क्लासें लगाई है, कंटेंट पढ़ा है, बट अटेम्प्ट कभी नहीं सीखा। आई एश्योर यू आई हैव डन इट ऑल 6 times and through these without even reading you can do it, right? Don't worry at all. Then market intervention scheme एग्रीकल्चर से थी, बट अगर नहीं भी पता इसमें ब्रॉडेस्ट ऑप्शन चूज करनी होती है। ब्रॉडेस्ट ऑप्शन कौन सी है इसमें? प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्विनरी, क्वाटरनरी, आई नो, बट ब्रॉडेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? एग्रीकल्चर। सो आंसर इज एग्रीकल्चर। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम वो थी जब रेट बहुत गिर जाता है तो सरकार प्रोक्योर कर लेती है, राइट? दैट वाज द स्कीम। देन कमिंग टू अबाउट द एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम, ये जब टॉयलेट फोरम पूछ सकते हैं तो ऑब्सिक्योर फोरम इन्होंने पूछने ही पूछने हैं, राइट? अब ये हमें पता नहीं होना, ऑब्वियसली नहीं पता होना है क्वेश्चन, जो मर्जी कर लो। बाद में नोट्स में कोई भी कोचिंग अंडरलाइन करके दे देगी, बट पहले नहीं होगा। मेरा चैलेंज है कोई दिखा दे अपनी कोचिंग में कि टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पेपर से पहले कराया था। मैंने भी पहली बार सुना था WTO, आई थॉट गलत लिखा है, शायद ट्रेड होना चाहिए, राइट? सो
ओवर हियर एक्वाकल्चर फोरम आना है, ऐसा सा कोई फोरम ऑफ सिक्योर आना है, जितने न्यूज में विल ट्राई टू कवर, बट स्टिल आई बिलीव कुछ और ही आएगा. सो हाउ टू आंसर दिस? पहली बात, सबसे पहली और बड़ी बात, इट फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ यूनेप. इसे हम बोलते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. जब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दी होती है ऑप्शन में, वो गलत होता है, हर बारी गलत होता है, तो आप मान ही लो गलत है. राइट, दिस इज रॉन्ग. Then look at this, the forum would be organized in India for the, ये गलत करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए स्टेटमेंट व्हेन आई वाज मेकिंग द क्वेश्चन, तो इसको डाल के गलत कर दिया. इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज गोइंग टू बी फॉर द सेकेंड टाइम. क्या लॉजिक होना था कि यार एग्रीकल्चर प्रधान नेशन है हमारा, वी आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, वी वैल्यू इट अ लॉट. सो पहली बार क्यों हो रहा है 2025 में? पहले भी हो सकता है. एंड फर्स्ट टाइम इज अ लिमिटिंग फैक्टर, और लेट्स से इट्स एन एग्रावेटिंग फैक्टर. इट्स मेकिंग द स्टेटमेंट अ बिट एक्सट्रीम. तो ये गलत हो गया. राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. पूछा गया इनकरेक्ट, आंसर इज बोथ. सही बात. देन नेक्स्ट, कुयूपू, ये पता होना चाहिए था न्यूज से यार. अगेन नहीं भी पता तो ब्रॉडेस्ट ऑप्शन कौन सी है? ब्रॉडेस्ट ऑप्शन इज द आंसर. कोई बड़ी बात तो है ही नहीं. दिस इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज न्यूज, ह्यूज इन साइज, वील टॉक अबाउट इट. बट अभी हम अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, कंटेंट देखेंगे. सही. तो जिसके भी मतलब लेट्स से इफ वी आर स्कोरिंग लेस देन 3, देन इट्स अ वरिंग फैक्टर, बिकॉज लेस 3 एंड अबव तो बिना पढ़े आने चाहिए थे, कॉमन सेंस से. एक्चुअली द प्रीलिम्स इज अ पेपर ऑफ कॉमन सेंस, एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका, कि डू वी हैव दैट कॉमन सेंस, डू वी हैव द अंडरस्टैंडिंग कि हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं, किस टाइप ऑफ पेपर को, जनरल स्टडीज को हम केटर कर रहे हैं. इट इज जनरल स्टडीज. इवन द मेन सिलेबस सेज व्हाट? द सिलेबस ऑफ मेन स्टार्ट्स विद दैट एनी पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी नॉलेज कैन आंसर दीज क्वेश्चंस विदाउट एनी स्पेसिफिक स्टडी. तो ऑर्डिनरी नॉलेज चाहिए हमें, स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए. एंड व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट समटाइम्स फील कि यार यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ लेगा ये. अरे कुछ नहीं पूछने वाला यार, सिंपल सिंपल सी चीजें हम उनको भूल जाते हैं, सिंपल लॉजिक्स पूछते हैं. राइट, लुक एट द क्वेश्चंस. सो लेट्स गो फॉर द कंटेंट. टॉपिक्स क्या क्या करने वाले हैं हम, दीज आर द टॉपिक्स. क्वेश्चंस भी थे इन पे. हेनिपा वायरस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट निपा से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है. राइट. देन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, 20,000 करोड़ दिए गए, पैसा जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है. Right, then gross domestic knowledge product, this might be relevant for mains, not for prelims. Right, जो रट्टा मारने वाला है, I'll point it out as I always do. Then market intervention scheme, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी पता होनी चाहिए, because these kind of schemes have made a comeback after 2 years. यूपीएससी ने स्कीम्स के सवाल 2 साल नहीं पूछे, बट लास्ट ईयर बहुत सारे पूछ लिए. राइट, सो दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड. एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर याद नहीं रहने वाला, आई कैन गारंटी दैट. अगर रह जाए तो वेरी गुड, आई डोंट थिंक सो. राइट, देन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड टाइप्स ऑफ राइट टू एक्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ. दिस विल बी अ डेफिनेटली अ क्वेश्चन, बिकॉज आर्टिकल 31, 31A राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इन न्यूज थ्रू आउट द ईयर. कितनी सारी जजमेंट्स आई, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सी को एक्वायर करना है, डॉक्ट्रिन कौन सी होती है पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करने वाली. When the state can acquire public property for public use, sorry, not public property, when the state can acquire private property for public use, कौन सी डॉक्ट्रिन होती है वो? डॉक्ट्रिन ऑफ, very good, doctrine of eminent domain. I hope you are aware of that. Right, then these kind of questions. Algorithmic trading, last year आया था ट्रेडिंग जैसा सा सवाल, ये किससे रिलेटेड है? Right, that was related with the capital and market, नहीं, कैपिटल एंड जो 1 ईयर वाली मार्केट होती है, उसे क्या बोलते हैं? एक मार्केट होते हैं ना इकोनॉमी में, 1 ईयर एंड अबव एंड 1 ईयर एंड बिलो, मनी मार्केट. मनी एंड कैपिटल मार्केट वाले टॉपिक से आया था, ये स्टॉक मार्केट से. सो दीज काइंड ऑफ टर्म्स आर बीइंग आस्क्ड. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंसाइज ऑफ द न्यूज, कि जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं वही चीज हम कवर करें, इररेलेवेंट चीजों से अपना कंटेंट और एफर्ट बढ़ाए नहीं. राइट, ये पंजाब वाले जो पेपर दे रहे हैं, ये उनके लिए लेके आया हूं, लंपी स्किन डिजीज. आपका एक सवाल यहां से बन जाएगा. दे कैन मेक इट एज सिंपल एज कि वायरल है कि बैक्टीरियल है.
दे कैन मेक इट डिफिकल्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम सारे एंगल्स कवर कर लेंगे जहां जहां से सवाल बनता है, राइट। देन कुयूपू इज अगेन अ बिग न्यूज। यूथनेशिया से आई बिलीव ऐसा सा सवाल आएगा कि यार डिटेल ऑफ द कंसेप्ट, बिकॉज देयर हैज बीन एन एवोल्यूशन ऑफ दिस लॉ अराउंड यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया आ गया, राइट टू डाई विद डिग्निटी आ गया, लिविंग विल आ गया। ये सारी चीजें हमें टोटली क्लियर हो जाएंगी आज के बाद, राइट। सो एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स इन दीज क्वेश्चंस, एमसीक्यूज? किसी को कोई इशू हो? नहीं? वेरी गुड। चलो फिर हैनीपा वायरस करते हैं। हैनीपा वायरसेस इज अ क्लास ऑफ वायरसेस। एज ऑलवेज हम शॉर्ट में पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर डिटेल में कवर करेंगे। पहली बात, हमें क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज ये जूनोटिक है। ये साथ साथ लिख लेना, शॉर्ट पॉइंट्स हो जाएंगे रिवाइज करने को। जूनोटिक है मतलब जानवरों से इंसान को हो सकता है। एनिमल टू मैन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। देन एज मेजॉरिटी ऑफ द डेंजरस वायरसेस आर आरएनए वायरस। आरएनए वायरस मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। क्या हमारे पास आरएनए है? इंसान के पास आरएनए है कि नहीं? ऑफ कोर्स यस। क्या करता है हमारे लिए आरएनए? लेके जाता है। क्या बात है, वेरी गुड। फिर उससे होता क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए हमारे लिए रोल प्ले करता है। बट अगर हमें माना जाए जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन सा है? डीएनए। इस वायरस का कौन सा है? आरएनए, राइट। आरएनए, और ये निपा वाले वायरस की फैमिली से है, निपा से रिलेटेड है। और इसका नेचुरल होस्ट है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट। यहां तक पीसीएस वालों के लिए खत्म। यूपीएससी के लिए एक और बात, ये पीसीएस वाले चाहे बेशक ना लिखना, ये एड्स की तरह सिमिलरली हमारी इम्यूनिटी को ब्लॉक करने की ताकत रखता है। इम्यूनिटी ब्लॉकर प्रोटीन बना लेता है, इसीलिए इसकी फेटेलिटी बहुत हाई है। फेटल हो जाती है बीमारी। सो कोविड से कनेक्शन बनाओ। एक चीज हमेशा लॉजिक ध्यान में रखने हैं जिंदगी में। वाई कोविड वॉज डेंजरस? बिकॉज वो फैलता बहुत जल्दी था, भागता बहुत जल्दी था। 1 से 10, 10 से 100, 10 से 1000, बट फेटेलिटी बहुत लो थी। बंदा खांस खोंस के ठीक हो जाता था घर में, बस काढ़ा कूड़ा पी के। ज्यादातर मरते नहीं थे। जो इम्यूनिटी जिनकी वीक है उनको प्रॉब्लम हो सकती थी, राइट। बट दिस वायरस हैज अ हाई फेटेलिटी रेट। व्हाई? बिकॉज ये इम्यूनिटी को ब्लॉक कर लेता है। एड्स भी ऐसे ही करता है ना। एड्स क्या करता है? हमारे हेल्पर टी सेल्स को सुला देता है। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन प्रीवियस क्लासेस, राइट। हेल्पर टी सेल्स को सुला देता है। सिमिलरली ये भी एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो हमारी इम्यूनिटी को ही ब्लॉक कर देता है। दीज आर दी पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम हैनीपा वायरस। डिटेल्स देखेंगे, एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? चलो तो डिटेल्स देखते हैं जी। कहां पे आया है? कैम्पहिल वायरस रिलेटेड टू हैनीपा और निपा हैज बीन डिटेक्टेड इन नॉर्थ अमेरिका। कोई बात नहीं, ये हमारे काम की चीज नहीं है। These are zoonotic negative sense RNA viruses. Fruit bats इसके natural host हैं, and they can cross species barriers infecting various mammals including humans. Zoonotic है तो human को तो करेगा ही, right? Then they can cause fear, respiratory illnesses. एक और चीज यार लॉजिक वाली, कोई भी वायरस होएगा ना, majority of them would spread through droplets, direct contact, or being in let's say body fluids of the infected person. ये सबके लिए सेम है। और ज्यादातर जो वायरसेस आजकल आ रहे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इफेक्ट कर रहे हैं। और सेम ही आपकी लंग्स में फिर इम्यून रिएक्शन हो जाता है, ओवर रिएक्शन हो जाता है, राइट। सो वो तो सबके लिए सच है। रेस्पिरेटरी इलनेस कर रहे हैं। मोस्ट नोटेबल हैनीपा वायरसेस आर हेंड्रा वायरस एंड निपा वायरस। सो दिस हैनीपा वायरस इज अ क्लास ऑफ वायरसेस। रिमेंबर दिस, हैनीपा वायरस इज अ क्लास ऑफ वायरसेस which includes Nipah virus, right? It includes Nipah virus. Nipah virus का भी fruit bat ही host था, natural host था, right? Then Hendra virus first identified in Australia has mortality rates up to 70%, and Nipah के भी 40 to 75%. This is quite high a mortality rate. So can we say Nipah viruses in general have a high mortality rate? है ना? ये ध्यान रखना इस चीज को कि ये हो गया तो मर सकते हैं।
तो ध्यान भी रखना पेपर के लिए और बच के भी रहना है, राइट। एंड बर्ड फ्लू हैज ब्रोकन अगेन इन, देयर इज अ ब्रेकआउट ऑफ बर्ड फ्लू इन अमेरिका, वहां पे अंडे महंगे हो गए हैं। और एक और चीज, जनहित में जारी संदेश भी तो होना चाहिए, क्या पता हम लोग भी अंडे या चिकन खाते हो। सो पहली बात, वायरस वहीं पे होगा जहां पे लिक्विड होगा, कोई लाइव टिश्यू रहेगा नहीं, तो वायरस इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ। सो अगर आप अंडे वगैरह खा भी रहे हैं तो आई सजेस्ट कुछ महीनों के लिए हाफ बॉइल्ड ना खाएं, जिसमें लिक्विड रहे उसे ना खाएं, प्रॉपरली उबाल के जब वो सॉलिडिफाई हो जाए देन अगेन उसे अगेन मेक इट वार्मर, कि उसमें कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट ना रहे, फिर उसे कंज्यूम कर सकते हो, दैट इज सेफ। इंडिया में ऑलरेडी ब्रेकआउट नहीं हुआ है वायरस का, बट सिंस वी आर इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या पता अंडा कहां से आया या मुर्गी कहां से आई, पहले कौन सा आया, राइट। सो कंज्यूम वेरी वेरी केयरफुली दीज डेज, राइट जी। देन अनीपा वायरसेस क्या करते हैं, द एबिलिटी टू एनकोड सेवरल प्रोटीन्स व्हिच ब्लॉक द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स कौन सी होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट एंड अडेप्टिव, वी नो दैट। जिन्हें नहीं पता बेसिक साइंस लगा लेना हमारे साथ, राइट। इनेट एंड अडेप्टिव, इनेट इज जो पहले से अंदर होती है, अडेप्टिव इज जो मेमोरी के थ्रू, इम्यून मेमोरी के थ्रू लर्न करते हैं हम लोग। सो इनेट इम्यूनिटी को ये ब्लॉक कर लेता है। इससे एक डिडक्टिव रीजनिंग वाला सवाल बताओ मुझे, अगर इनेट इम्यूनिटी को ये ब्लॉक करता है तो ये बच्चे के लिए ज्यादा डेंजरस होगा कि बड़े के लिए? क्यों? वेरी गुड, बिकॉज बच्चे में डोमिनेंट होगी इनेट इम्यूनिटी, बड़े में तो हमारा टाइम हो गया, अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी, बढ़िया, राइट। सो बच्चे के लिए ज्यादा डेंजरस हो गया। Can we have deductive reasoning questions? Because UPSC goes for them. Now even state services are going for them, right? So this is about Henipa virus. Transmission वही रहेगी, याद करने की कोई जरूरत नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकती है, फ्लूइड से हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन सिम्टम्स सेम, अगर सिम्टम्स का सवाल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज? ऑल, इरिटेशन ऑफ द आईज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सिर दुखता है, नॉजिया होता है, पागल हो जाता है बच्चा, हो जाता है, मान लेना, राइट। बट caveat again, caution is, अगर 7 8 10 सिम्टम्स दिए हो तो अनयूजुअल सिम्टम देख लेना, कहीं वो रेस्पिरेटरी इलनेस में बोल रहे हो कि ब्रेन सुगड़ जाता है, माइक्रोएंसेफली इज ब्रेन, माइक्रोएंसेफली हो जाती है नहीं, अजीब से सिम्टम जरूर देखने, बट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। देन दिस वन स्टेटमेंट माइट बी हेल्पफुल, नो वैक्सीन। कभी कभार ऐसा सवाल आता है कि वैक्सीन है, नहीं, अभी तक नहीं, वी डोंट हैव एनी वैक्सीन फॉर दिस हेनिपा वायरस। देन आ जाओ जी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे, इसमें क्या 3-4 पॉइंट नोटवर्दी हैं। 20,000 करोड़ दिया गया बजट में, कोई बात नहीं, देने दो। सो स्मॉल है, मॉड्यूलर है और रिएक्टर है, यही नोटेबल पॉइंट्स हैं। ये तो नाम ही था, क्या मजाक है? सीरियसली मजाक नहीं है। कैपेसिटी स्मॉलर होएगी, मॉड्यूलर मींस इट कैन बी फैक्ट्री मेड, इसको ऑन साइट जाके डेवलप करने की जरूरत नहीं है, घर से फैक्ट्री से बना के लाओ और वहां पर रख दो। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। हाउ? बिकॉज दिस कैन बी पुट इन टेरेन्स जहां पे कंस्ट्रक्शन आप यूजली नहीं कर सकते, हिली ट्रेन है, कोई गॉर्ज लाइक ट्रेन है, उस टेरेन में उस जगह पे रख सकते हो जहां पे नॉर्मल रिएक्टर नहीं लग सकता, और असेंबल्ड है, वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी तो उठा के दूसरी जगह लेगी, राइट। सो ऑन साइट बिल्ड करना इज अ वेरी टफ प्रोसेस। फैक्ट्री से बना के लाना और जगह जगह रख देना, असेंबली लाइन लगा देना, मेक्स इट वेरी वेरी एफिशिएंट, राइट। जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना रहे थे ना हम डैम्स में, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी। एंड वन मोर स्टार्टलिंग न्यूज अबाउट दिस इज कि चाइना एक छोटा वेरी स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना रहा है जो कार की बैटरी में भी लग सकेगा। अगर कार की बैटरी को वो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिप्लेस कर गए तो फिर हमारे साथ ऐसा होगा कि एक बार कार की बैटरी लो और 50 से 100 साल चलाओ, खत्म नहीं होगी। व्हाट ग्रेट एन एवोल्यूशन दैट वुड बी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक बारी बैटरी लगाई और पापा चलाएं, दादा चलाएं, बेटा चलाए, पोता चलाए, चलाते चलो, राइट। दैट वुड बी सो ग्रेट। बट अभी हमारे न्यूज में क्या है जी,
मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 20,000 करोड़ दिया। एक और चीज, सॉरी, दो तरीके के रिएक्टर्स होते हैं, एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स और फ्यूजन रिएक्टर्स। फ्यूजन रिएक्टर्स अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है। इसका बेसिक लॉजिक हमें पता होना चाहिए। फिजन इज कि ये एटम था, दो में बट गया, और दो में बटा तो थोड़ी एनर्जी पैदा हुई, हमने यूज कर ली। फ्यूजन इज ये छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम थे, ये एक बड़े में बन गए, हीलियम में बन गए। हीलियम हाइड्रोजन छोड़ो, दो एटम थे जुड़ गए। बिना साइंस वाले का कंफ्यूज हो जाए, हाइड्रोजन हीलियम सुनते ही ब्रेन ऑफ हो जाता है ना। नॉन साइंस वाला कुछ नहीं है साइंस में, बट डराया हुआ था बचपन में। इट इज वेरी वेरी दिस सिंपलेस्ट सब्जेक्ट इज साइंस। ट्रस्ट मी व्हेन आई टीच यू साइंस, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं कि सर साइंस को छोड़ के और कुछ भी पढ़ाओ। आई सेड 2 महीने साइंस पढ़, उसके बाद जो जिंदगी में कहेगा वो कराएंगे। 2 महीने बाद दे से माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, हाईएस्ट एक्यूरेसी इज साइंस, बिकॉज इट इज प्रेडिक्टेबल, लॉजिकली डिडक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन आया था अबाउट दी रिएक्टर्स, उसमें वर्ड यूज था थर्मो रिएक्टर्स। नीचे पूछा होता फिजन होगा कि फ्यूजन होगा, है ना। दिस वाज एन ऑप्शन यूपीएससी लास्ट 2024। सो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होना चाहिए। सन या स्टार में कौन सा होता है इनमें से? फ्यूजन। ज्यादा गर्मी किस में पैदा हो रही है? फ्यूजन। सो जहां वर्ड थर्मो दिखे फ्यूजन फेंको। कितना सिंपल था। इट वॉज सो सिंपल। देखने को सवाल लगता है कि कहां से आ गया, सवाल लॉजिक से ही आया था, राइट। सो फ्यूजन इज थर्मो रिएक्टर्स। और हम फ्यूजन को अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज इसको कराने के लिए गर्मी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, हीट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। 10 नेशंस मिलके फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं। अगर ये बना गए तो फ्यूजन में जो एनर्जी होती है दैट इज क्वाइट हायर देन फिजन। अगर हम 10 फ्यूजन रिएक्टर्स भी सक्सेसफुली पूरी दुनिया में बना पाए, ओनली 10 रिएक्टर्स, सो सारी दुनिया की एनर्जी नीड्स मीट हो जाएंगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। सो फ्यूजन रिएक्टर, फिजन रिएक्टर दो होते हैं, फिजन में स्प्लिट होता है। ये हमारे पास हैं बहुत सारे, है ना। कहां कहां पे? काकरा पारा है, और कौन से हैं? तारापुर है। कहां पे तारापुर? महाराष्ट्र में। ककरा पारा कहां पे है? गुजरात में, कर्नाटका में? टाइगा कर्नाटका में, राइट। सो वी शुड नो दिस कि फिजन रिएक्टर्स हैं हमारे पास, फ्यूजन नहीं है अभी वायबल। वी आर मेकिंग इट, राइट जी। सो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स देखते हैं एक बारी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद अ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 300 मेगावाट। ये भी नोट कर लेना एक बारी, जहां स्मॉल लिखा है ना, 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, 7.2 मिलियन किलोवाट आवर पर डे। बाय द वे, जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है उसका यूनिट क्या होता है? आगे कंजम्पशन क्या होती है? किलोवाट आवर कि मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कि वोल्ट कुछ होता है कि एम्पियर कुछ होता है? बिल तो सबने देखा होगा। ऐसा करो, आंसर सही है कि नहीं मैं अभी नहीं बता रहा, आज घर जाके अपना अपना बिल देखना। खासकर वो लोग जो पीजी वगैरह में रह रहे हैं, आंटियां आपसे चोरी करती हैं। 3 रुपए यूनिट है, आपसे 5-7 रुपए यूनिट लेती हैं। 10 रुपए मैं जाऊं? फिर इतने पैसे लेके कहां जाओगे? यू नो दिस इज वन थिंग आई ऑब्जर्व्ड। आप लोग बताना, यू आर एट द स्पॉट ऑन दिस। सॉरी, दिल्ली में भी ना एक मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे आईएएस एस्पिरेंट्स का इलाका है। एवरीबडी ओवर देयर व्यूज द एस्पिरेंट्स कि ये तो स्केपगोट्स हैं, बलि के बकरे हैं, इनको पकड़ लो। हर कोई पीजी वाला चाहता है कि महंगा कर दें, टिफिन वाला चाहता है इनको लूट लें, दुकान वाला चाहता है इनको लूट लें, ऑटो वाला भी चाहता है इसने बैग पकड़ा है, इससे ज्यादा पैसे लेंगे। सो आई बिलीव व्हाट दिस इज डूइंग कि एक बच्चे में, एक एस्पिरेंट में वो रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है, एग्रेशन आ जाता है। कोई बात नहीं बेटा, अब लूट ले, जब मेरी बारी आएगी ना मैं भी डीसी लग के तेरे से उतने ही पैसे लूंगा। सो प्रोबेबली दिस सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म एंड लेट्स से cronyism between that economy is leading to corruption in this system. Is it so or not? आप लोग भी यही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो खासकर दूर दराज से आए और यहाँ पे रह के पीजी वगैरह में तैयारी कर रहे हैं, पीजी फ्लैट एक्सेट्रा। ऐसा है क्या, और इज इट रॉन्ग? आप में भी है? हुआ ऐसा? हाँ जी, एक्सचेंज कर लिया था ना दीदी, तो ठीक है।
अब ठीक है। अच्छा, तो धीरे धीरे रिजेंटमेंट कम होती जा रही है। चलो एनी हाउ, सो 7.2 मिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी है। देन लार्ज साइज न्यूक्लियर प्लांट्स विच हैव एन आउटपुट मच हायर देन दिस, याद नहीं करना इसका, बस इतना सा याद कर लो, 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एंड बिलो। और स्मॉल क्या है जी, साइज छोटा है, मॉड्यूलर, ये कंपोनेंट्स टू बी फैक्ट्री असेंबल्ड, दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन दिस। ये फैक्ट्री से बना के ला सकते हैं और वहां पे रख सकते हैं, राइट। और ये न्यूक्लियर फिजन पर चल रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन पर चल रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। देन क्या एडवांटेजेस हैं जी, स्मॉल फिजिकल फुटप्रिंट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगी। जो हंसी है यार, इस क्लास में एक रूल है, हंसना साथ में, मैं भी हंसूंगा। बताओ व्हाट इज द गुड न्यूज मैडम, व्हाट इज द हैप्पी न्यूज, बताओ। हाँ जी, नथिंग शेयरेबल और नथिंग, कोई बात नहीं, आफ्टर क्लास देन। सो कैन बी फैक्ट्री बिल्ट, राइट, स्मॉल है। इंक्रीमेंटल पावर एडिशंस, इंक्रीमेंट करा जा सकता है, फैक्ट्री मेड है और एक और कमरा बना दो और पावर इंक्रीज कर दो। देन इट ऑल्सो डिस्टिंग सेफगार्ड सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन एडवांटेजेस, कि भैया अगर आप फैक्ट्री से बना के ला रहे हो, सिक्योरिटी पहले से श्योर करके ला रहे हो, राइट। सूटेड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू एनर्जी हब्स, दिस इज अनदर एडवांटेज, कि जहां पे सोलर एनर्जी वगैरह के प्लांट्स हैं उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ग्रिड में इसकी डायरेक्टली पावर सप्लाई कर सकते हो, राइट। मल्टी ग्रिड्स बना सकते हो, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर, राइट। कोल और थर्मल को कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि कोल वाली, कौन सी, विच इज मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, न्यूक्लियर, कोल, न्यूक्लियर। आउट ऑफ न्यूक्लियर एंड सोलर, न्यूक्लियर एंड विंड। वाई न्यूक्लियर में क्या बुरी बात है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, radioactive waste is the thing that has to be stored, right. Then supply electricity and additionally capable of supplying heat, supplying, जहां पे आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। और साथ में क्या होता है, सपोज देयर इज अ प्लांट, की आपके एक न्यूक्लियर प्लांट है जहां पे पानी गरम गरम जा रहा है, साथ में ब्रॉयलर है ना, ब्रॉयलर्स होते हैं जहां पानी गरम चाहिए। सो व्हाट वाज हैपनिंग अर्लियर, जो गर्म पानी है उसे नदी में फेंक रहे न्यूक्लियर रिएक्टर वाले, देन जो गर्म पानी वाले ब्रॉयलर हैं वो एनर्जी यूज करके कोल जला के पानी गर्म कर रहे हैं। सो नाउ देयर इज अ कंसेप्ट, नाम आप लोग बताएंगे, दैट इसका जो गर्म पानी वेस्ट था वो ब्रॉयलर के गर्म पानी की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड, कि उसकी गर्मी इसके काम। डोंट थिंक, डोंट ओवर थिंक, बट इसका मटेरियल जो वेस्ट हो रहा था वो इसके काम आ रहा है। ये आपकी शंकर वाली किताब में दिया है एनवायरमेंट में, को जनरेशन, रिमेंबर दैट, पढ़ा है को जनरेशन, आज जाके पढ़ना, किताब में दिया होगा, नोट्स में दिया होगा। हमारा करंट अफेयर्स का मकसद है कि आपका स्टैटिक से लिंक होगा तभी फायदा होगा, राइट। नहीं तो करंट अफेयर्स इतने बढ़ जाएंगे, स्टैटिक और बढ़ जाएगा और आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, लास्ट में कहोगे पेपर आ गया छोड़ दे। दैट शुड नॉट बी डन, राइट। चलो जी आगे चलते हैं। देन ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, इसमें 2-3 बातें ही नोटवर्दी हैं, ये मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में नहीं। सो जीडीपी को हम क्या कहते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विद इन द इकोनॉमी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, प्राइस उनका विद इन एन इकोनॉमिक ईयर, दैट इज जीडीपी। सो जीडीपी के हम ऑल्टरनेटिव्स क्यों लेके आते हैं, बिकॉज ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को काउंट करता है। सो आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स वी हैव सीन ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी कौन सा होता है, जो ग्रीन पेन से लिखा हो, है ना, नहीं ग्रीन पेन से जो लिखा हो ऐसे लिख दो इसे, बट दिस इज ग्रीन जीडीपी, नहीं। व्हाट इज ग्रीन जीडीपी बाय द वे, हाँ जी, एनवायरमेंट का फैक्टर इन कराओ तो दैट इज ग्रीन जीडीपी। सो सिमिलरली वी नाउ हैव दिस ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू जीडीपी एज वेल। इसमें हम कोशिश क्या कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि economy is now guided by innovation, common knowledge and intellectual property products। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स ये इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस इकोनॉमी में ज्यादा क्रिएटिविटी होगी वहां ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे,
जिस इकोनॉमी में ज्यादा इनोवेशन होगी वहां ज्यादा एफिशिएंसी होगी, जिसके पास ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स होंगे लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, उनको ज्यादा लेवरेज मिलेगी. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, द मेटा ग्रुप, द गूगल ग्रुप, द Amazon ग्रुप, they all provide lots of income to the American economy, है ना. So similarly इंडिया बोलता है कि अब हम लोग चाहते हैं कि इनके इम्पैक्ट को अलग से कैलकुलेट करा जाए. नॉलेज प्रोडक्ट को लाने के लिए पहले नीति आयोग ने प्लान बनाया था, बट इन्होंने स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बोला कि लेके आओ, निकालो ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट. बट द स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सेड it is very difficult to calculate this because one, there is lack of data. Two, there are other products like copyrights, trademarks which are already included in GDP. तो उनको माइनस करना पड़ेगा, इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा. दैट इज टफ. बट नाउ अगेन द डिस्कशन हैज बीन रिवाइव्ड कि किसी भी तरीके से डेटा इंक्रीज हो गया अब आधार के आने के बाद खासकर. सो अब किसी भी तरीके से आप नॉलेज को फैक्टर इन कर सको, चाहे जीडीपी के फिगर्स के साथ नॉलेज की कंट्रीब्यूशन अलग से दे दो. राइट. सो व्हाट विल इट डू? इट विल प्रोवाइड अस अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कि हमारा नॉलेज सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और इस नॉलेज सेक्टर को कितना हमें बजट एंड ऑल थ्रू सपोर्ट करना चाहिए. राइट. सो दिस विल सपोर्ट इनोवेशन एंड नॉलेज इन द इकोनॉमी. राइट जी. सो एक बारी देख लेते हैं. नथिंग एल्स. द गवर्नमेंट इज रिवाइविंग इट्स 2021 प्लान टू गो फॉर GDKP. कुछ आ जाए, वैसे प्रीलिम में नहीं आता, बट अगर आ जाए तो अपने को पता होना चाहिए. राइट. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि इसको कंसेप्चुअली कैसे डिडक्ट करा जाएगा. देन इट वुड बेटर रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल एसेट्स एंड नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. राइट. अगर हमें अब ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, बाय द वे एक और टर्म थी इकोनॉमिक सर्वे में अबाउट 2 साल पहले, मिडिल इनकम ट्रैप. एनीबडी हु नोज दिस? मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? सोच लो जरा 5 सेकंड. इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, अबाउट 2-3 साल पहले थी. जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं वो बताएं. सर एक जो कंट्री है वो कंटिन्यू मिडिल इनकम में है ना, तो उसकी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो गैप में हिस्से है. लॉजिक. ट्राई, वेल ट्राइड. और कोई ट्राई कर लो यार, कुछ तो ट्राई कर लो. क्या होता है देखो, अब इंडिया इज नो लॉन्गर अ वेरी पुअर कंट्री, नाउ वी आर अ लो मिडिल इनकम कंट्री. आपने आसपास कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि लेबर की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है. अब दिहाड़ीदार मजदूर के पास जाओ, बोलता भैया पूरे पैसे दो नहीं तो मैं काम ही नहीं करता. लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है. राइट. साथ के साथ आप ये सोचो कि हम लोग जो इंडिया से बाहर सप्लाई कर रहे थे, एक चप्पल देते थे 20-50 रुपए की, 15 रुपए की भी चप्पल बिकती थी. अब वही चप्पल कम से कम 100 रुपए की है. सो लेट्स से इंडिया से भी चप्पल जा रही है, बांग्लादेश से भी जा रही है, वियतनाम से भी जा रही है. सो टेक्सटाइल्स एंड जो लो क्वालिटी के गुड्स थे वो बाहर के देशों में क्यों बिक रहे थे? बिकॉज वो सस्ते थे. बट इंडिया में क्या हुआ, मिडिल इनकम होने की वजह से अब लेबर महंगी हो गई, तो अब हम वो चप्पल 15 की बेच ही नहीं सकते. बांग्लादेश वाला अभी भी 15 की बेच रहा है, हमारी वो चप्पल 70 की बिक रही है. सो किसकी ज्यादा बिकेगी इंटरनेशनली? बांग्लादेश. सो बांग्लादेश एंड वियतनाम हमारी टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट्स थी उसे कैप्चर कर चुके हैं. राइट. एंड लो क्वालिटी गुड्स वाली जो एक्सपोर्ट थी उसे कैप्चर कर चुके हैं, बिकॉज लो क्वालिटी में क्या होता है, सस्ती चीज चाहिए होती है. सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्वालिटी इंप्रूव करके हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, है ना. गुची का सामान कोई इसलिए नहीं लेता कि सस्ता है, वो इसलिए लेता है बिकॉज वो गुची का है ना. सो नाउ वी हैव टू इंप्रूव आवर टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो बांग्लादेश वाले बना ही नहीं सकते. स्पोर्ट्स वेयर है, फायर फाइटर्स का गियर है, उसमें क्वालिटी मैटर करेगी, प्राइस नहीं. राइट. सो फॉर दैट क्वालिटी व्हाट डू वी रिक्वायर? स्किल डेवलपमेंट. फॉर स्किल डेवलपमेंट व्हाट डू वी रिक्वायर? नॉलेज. दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज इंटायरली लिंक्ड टू दिस. मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है जी? मिडिल इनकम ट्रैप वो होता है जब एक कंट्री मिडिल इनकम में पहुंच जाती है, उसकी लेबर की कॉस्ट बढ़ती जाती है. राइट. लेबर की कॉस्ट बढ़ती जाती है और वो यूजुअली
अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं करेगा, सो इट कैन नॉट गो फॉर हाई एंड प्रोडक्ट्स, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। हेंस वो उसी मिडिल इनकम में फंसा रहता है और कभी भी हायर इनकम में नहीं पहुंच पाता। सो नाउ इंडिया नीड्स, चाइना इसमें फंसा था, इंडिया नाउ नीड्स टू डेवलप इट्स स्किल्स, राइट? स्किल कैपिटल नीड्स टू बी डेवलप्ड टू फोरगो दिस कंसेप्ट। मिडिल इनकम ट्रैप से हमें बाहर आना है। हम ऑफिशियली मिडिल इनकम ट्रैप में अभी नहीं है, बट फंस ना जाएं, इससे पहले ही अच्छे से पढ़ लो, क्लास लगा लिया करो, स्किल डेवलप कर लो, फिर सैलरी लग जाएगी मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर। फिर पीजी वाली आंटी को बिल पूछना कि अब बताओ, अब लग गई मैं डीसी। एनी हाउ, सो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस, इसमें सारी कहानी है कि नॉलेज को कैप्चर करना है, नॉलेज की कंट्रीब्यूशन दिखानी है, नॉलेज को अलग दिखा के एम्फसाइज करना है। देन अलाइनिंग विद ग्लोबल ट्रेंड्स, ग्लोबली भी कुछ नेशंस इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट? पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दिस इज द बेसिक थिंग कि हम अपने बजट को नॉलेज की तरफ पुश कर सकें कि नॉलेज की कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए सिर्फ एक ही जगह सब्सिडी ना फेंके जाएं, है ना? फूड सब्सिडी, फ्री बीज, उनको छोड़ के स्टूडेंट्स को फ्री क्लासेस कर दो, टेस्ट में चॉकलेट की जगह स्कॉलरशिप सरकार दे, है ना? जो टॉप करे उसकी फीस माफ। हाउ अबाउट दैट? हम सोचते भी नहीं। Anyhow, capturing the impact of knowledge on economic and social life. So basically they're trying कि हमारा जो GFCF है, what is this? Gross fixed capital formation, इसका बेसिक मतलब GS के लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। कि इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जीएस के लिए इन्वेस्टमेंट ही है ये, जो ऑप्शनल वाला इकोनॉमिक्स उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीएस के लिए दिस इज इन्वेस्टमेंट, राइट? सो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी should be guided towards knowledge and innovation that will create development as well as resilience, right? Then satellite account for knowledge economy, basically they are saying कि हम एक्सपीरियंस बना के पिछले एक्सपीरियंस से एक अलग अकाउंट में नॉलेज के लिए पैसे को क्रेडिट करते रहेंगे कि नॉलेज एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिलता रहे। नीति आयोग ने 2021 में कहा था नॉलेज, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, बट दैट फेल्ड बिकॉज स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने बोल दिया नहीं हो सकता, बट नाउ दे आर रिवाइविंग दैट प्लान, राइट? इसमें मेंस वाली कंक्लूजन्स काम आएंगी और कुछ भी नहीं, राइट? इंडिया नीड्स टू एक्सप्लोर जीडीपी केपी एंड इट्स एम्बिशंस, ये नोट कर लेना मेंस वाली डायरी में अपनी। व्हाइल चैलेंजेस एग्जिस्ट इन डिफाइनिंग एंड मेजरिंग नॉलेज कंट्रीब्यूशंस, a well structured GDKP could provide valuable insights for policy making, investment and long term economic plan. ये काम आएगा मेंस में जाके, अभी नहीं आने, राइट? बट मेंस वाली डायरी में एक कंक्लूजन लिख लेना, राइट? चाहे जीडीकेपी ना भी हो, ये लाइंस तो वैसे ही काम आ जाएंगे, जीडीकेपी को चेंज कर देंगे, राइट? देन मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, अनियन का पैसा बढ़ गया है, आता था न्यूज में पहले, प्याज ने निकाले आंसू। आई थिंक अभी भी प्याज महंगा ही होगा, क्या प्राइस आ रहा आजकल प्याज के परांठे वाले? व्हाट इज द प्राइस ऑफ अनियन दीज डेज? 150? 30 रुपए किलो तो ठीक है, बट अर्लियर इट वाज, जब आई वाज अ किड, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, बट देन इट बिकेम 50, 100। फिर अखबार में आता था प्याज ने निकाले आंसू, है ना? फिर मम्मियां बोलती थी प्याज नहीं खाना, 10 दिन रुक जाओ। सो ऐसी स्कीम के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। टॉप्स स्कीम भी सुना होगा, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। सो बेसिकली क्या करते हैं इसमें कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए, बहुत ज्यादा प्राइस गिर गया मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा थी, सप्लाई वाज इंक्रीज्ड, सो अगर प्राइस बहुत ज्यादा गिर रहा है तो 20-25%, 10% सरकार खरीद लेती है। उससे क्या होता है, जब सरकार खरीद लेगी तो सप्लाई कम होगी, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी आ गई थोड़ी सी, सो प्राइस बराबर आ जाता है, राइट? अगर एमएसपी के नीचे बिकने लगे, एमएसपी तो है ही नहीं टोमेटो, अनियन, पोटैटो का, सो बहुत प्राइस गिर जाए, so what will the government do? It will procure some of the production so that supply is reduced and price is increased. अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाए तो सरकार will supply some of this products so that supply बढ़ जाए। सिंपल सी स्कीम थी, किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। इसमें चेंज किया गया छोटा सा, रिवाइज क्या किया गया वो भी देख लेते हैं, स्कीम भी देख लेते हैं। इंप्लीमेंट होती है स्टेट और यूटी गवर्नर के कहने पे, यूटी गवर्नमेंट के कहने पे। बेसिकली दिस इज फॉर
minimum reduction of 10% in prevailing market price as to the previous normal year. कम से कम 10% गिरेगा प्राइस, तब ये स्कीम शुरू हो सकती है. कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. किसके कहने पे? स्टेट और यूटी के. कब? जब 10% से ज्यादा प्राइस गिर जाए. राइट. इट इज मेड MIS अ कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड PM आशा स्कीम. इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है हमने. PM आशा के अंडर आ गया मार्केट इंटरवेंशन स्कीम. ये भी ध्यान रखने की बात है, नोट इट डाउन. MIS is now a part of PM Asha scheme, right? And procurement limit, this is the change. Procurement limit पहले थी 20% of the supply. अब कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी का कर रहे हैं जी? 25%. पहले 20% प्रोडक्शन को सरकार प्रोक्योर करती थी मैक्सिमम, अब कितना करेगी? 25, 1/4, राइट? 25 is 1/4. 25% of this would be procured. ऐसा सा डिटेल सा कोई सवाल आता है और हम भूल जाते हैं. स्कीम से अब सीधा नहीं आता. व्हाट इज इट रिलेटेड टू? कंसिडर द फॉलोइंग इज मच मोर एक्सपेक्टेड, राइट? Then state has been given the option to pay the difference between market intervention price and the selling price directly into the bank account of farmers. So DBT, direct benefit transfer का भी option आ गया. That is always true. Then reimburse कौन कर रहा है जी? State को center. कौन cost bear कर रहा है? Center. Right जी? That's it. Then this is again not so very relevant, but अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए. 2-3 बातें जो क्वेश्चन बन जाती हैं. ये एशियन फिशरीज एंड एग्रीकल्चर फोरम का इवेंट न्यू दिल्ली में हो रहा है इस बार, बट ये दूसरी बार है कि ये फोरम यहाँ पे आया है. सो फोरम को हम वैसे भी प्यार ज्यादा करते हैं. सो 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम इज बीन ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली, Feb 14, 2025. कल से Feb 12 to 14 कल खत्म हो गया. सो सॉरी फॉर दैट, राइट? सो इसमें 2-3 बातें जी. ट्राइनियल इवेंट है, ट्राइनियल इवेंट, राइट? एशियन फिशरी सोसाइटी का. देन प्रेस्टिजियस इवेंट इज बीइंग होस्टेड इन इंडिया फॉर सेकंड टाइम. पहली बार 2007 में हुआ. दिस इज व्हाट मेड द ऑप्शन इन द क्वेश्चन. दूसरी बार हो रहा है, पहली बार 2007 में हुआ था, अब 2025 में हो रहा है. ऑब्वियसली किस चीज को शोकेस करेगा भाई? फिश प्रोडक्शन, है ना? ब्लू इकोनॉमी, फिश प्रोडक्शन, उसका सर्वे करेंगे, उसको बताएंगे. इंडिया कौन से नंबर पे आता है फिश प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड? सेकंड लार्जेस्ट. ये फैक्ट भी ध्यान रखें. 3-4 साल पहले स्टेटमेंट्स आ रही थी. इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, राइट? सो फिश प्रोडक्शन सिस्टम्स को प्रमोट करेगा, ये कोई याद करने वाली बात है नहीं. हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलालंपुर, मलेशिया. आई डोंट थिंक कोई पूछता है, बट फिर भी चलो, मछली पकड़ने हम कहाँ गए हैं? कोलालंपुर, मलेशिया, राइट? मलेशिया एंड मछली. एनीहाउ 14th FAF में क्या है जी? की प्लेयर्स फ्रॉम फिशरीज एंड एक्वाकल्चर आएंगे. याद करने वाली बात नहीं. थीम, आई डोंट थिंक सो दिस बॉडी इज बिग इनफ फॉर द थीम टू बी आस्क्ड, बट फिर भी एक बार पढ़ तो लेते हैं. ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक. ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक, jointly organized by Asian Fisheries Society and the ICAR, Indian Council of Agriculture Research. ये भी याद करने वाली कोई बात है नहीं. डोंट रिमेंबर, ज्यादा नहीं भरना अपना मेमोरी कार्ड. देन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट्स राइट टू एक्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ. इसमें 3-4 डेवलपमेंट्स हैं जिसको हम पिछली क्लासों को भी होलिस्टिकली पढ़ लेते हैं, राइट? सो सबसे पहली बात, राइट टू प्रॉपर्टी. इसका बेसिक क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी पहले था फंडामेंटल राइट. कौन से आर्टिकल्स में? 19 and 31. 19 में भी था ना, 19 and 31. फिर इस पे बहुत सारी लिटिगेशन हुई. अल्टीमेटली इसे कौन सी अमेंडमेंट से हटा दिया गया? 44th अमेंडमेंट से. फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब कौन सा बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन से आर्टिकल में है? 300A. राइट्स वाला फनल फिर से देख लेना, राइट? 300A में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, राइट? देन देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन. एमिनेंट डोमेन, व्हाट डज दिस से? कि द गवर्नमेंट कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस. क्योंकि सारा इसका बेसिस क्या है? कि माना जाता है कि सारी टेरिटरी किसकी है? सरकार की. सो सरकार पब्लिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, राइट? देन इस पे जजमेंट आई थी
प्रॉपर्टी की नेचर को कैसे डिफाइन करा जाए, कि क्या सारे रिसोर्सेज को, क्या ऑल ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी टेकन अप फॉर पब्लिक पर्पस? नो, दे गेव अ इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, पिछली अबाउट 3 क्लासें बैक वी डिड दिस, दे लेड डाउन अ टेस्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसका, अगर नेचर प्राइमरली पब्लिक होगा और वो पब्लिक के काम आएगी, और उसमें 4 टेस्ट थे जो हमने पहले करे थे, अगर चारों टेस्ट सेटिस्फाई होंगे तभी एक्विजिशन हो पाएगी, राइट? नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को अब चेक करा जा सकता है। इफ यू नॉट अटेंडेड दैट क्लास, यूट्यूब पे मिल जाएगी, देख लेना, राइट? सो दिस इज द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग इन दिस प्रॉपर्टी लॉ, राइट? सो अब हम देखेंगे आसपास के देशों में भी क्या इशू है, राइट? सो amid Donald Trump's accusing South Africa of confiscating the private property, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प बोलेंगे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने साउथ अफ्रीका को अक्यूज करा है, सवाल हमारे पेपर में ना आ जाए, राइट? डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक्चुअली आपको पेपर बना के दे रहे हैं, 1-2 सवाल ला के देंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल दी आइदर अराउंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दोनों का फर्क पढ़ लेना, पेपर में आ जाएगा, राइट? So it highlights the balance between private property rights and the state's power of eminent domain, right? So थोड़ा सा eminent domain को देखते हैं. Concept of eminent domain refers to authority of state to acquire private land for public use with or without compensation, right जी? With or without compensation. इंडिया में लॉ की डेवलपमेंट देखेंगे अभी. So the term traces back to Hugo Grotius, who described that a sovereign can take private property for public necessity. Basically हमने जो welfare state बनाया है उसका मकसद ही ये है कि हम पब्लिक का वेलफेयर कर सकें, है ना? वी शुड गो फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक. आयरनी ये है, विडंबना ये है कि पब्लिक का वेलफेयर नहीं हो रहा, कुछ सिलेक्टेड फ्यू इंडिविजुअल्स का वेलफेयर हो रहा है. बट अभी हमें क्या समझना है, थ्योरेटिकली सब ठीक है, सब अच्छा है और अच्छा हो जाएगा, है ना? सो एनीहाउ, सो यूरोप से कंसेप्ट आया जी, एज ऑलवेज सिंपल सी बात. Principal travel to European colonies and influence laws such as Land Acquisition Act, Expropriation Act, इंडिया में भी etc. ज्यादा नहीं देखना, बट यूके का मैग्ना कार्टा तो अपने को पता होना चाहिए. पॉलिटी में पहली क्लास में पढ़ते हैं मैग्ना कार्टा, है ना? 1215 वाला. सो मैग्ना कार्टा वाज फर्स्ट इंस्टेंस वेयर लिमिट्स वर प्लेस्ड ऑन किंग्स आर्बिट्रेरी पावर टू टेक प्रॉपर्टी. इट रिक्वायर्ड द लैंड कुड बी ओनली बाय टेकन बाय लॉ ऑफ द लैंड. देन यूएस में क्या ऐसी बात है? हाँ जी, यूएस में भी पब्लिक यूज के लिए प्रॉपर्टी ली जा सकती है, ज्यादा नहीं पढ़ना इसको. साउथ अफ्रीका में नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी आर्बिट्ररली बट एक्सप्रोप्रिएशन इज अलाउड फॉर पब्लिक पर्पस. ले सकते हो प्रॉपर्टी, हाँ. इंडिया में क्या है जी, इसको डिटेल में देख लें. कॉन्स्टिट्यूशन इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19 and 31 एज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट. देन 44th अमेंडमेंट से इसे चेंज कर दिया गया. Now it is a constitutional right. Now it is a constitutional right after the 44th amendment, right? Legal right under 300A, इसको constitutional right लिख लेना please. By the way, funnel of rights पता है अपने को, जो legal right होगा, जो constitutional right होगा, legal right तो होगा ही होगा. जो fundamental right होगा वो constitutional और legal right होगा ही होगा, right? Rights funnel. If you don't understand it, after class में से समझ लेना, right? So इंडिया में क्या है जी, प्री 2013 फ्रेमवर्क, देन जो राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट आई. सो बिफोर गवर्न बाय द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 अलाउ द गवर्नमेंट टू इंक्वायर लैंड फॉर पब्लिक पर्पस, डिड नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन अफेक्टेड फैमिलीज. ये पहले का लॉ था, फिर इसे 2013 में एक इंसान ने आके चेंज करा, 10वें अवतार जी ने 13-14 में, राइट? सो राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, इसमें एक तो कॉम्पनसेशन देनी ही देनी पड़ेगी, राइट? देन आपको जो बंदे वहां से डिस्प्लेस कर रहे हो, कोई ट्राइबल रह रहा था, कोई भी रह रहा था, जिसका भी एक्वायर करा लैंड, तो उसको आपको रिहेबिलिटेट भी करना होगा. यू माइट हैव सीन आजकल नोएडा, गाजियाबाद, उस साइड में एग्रीकल्चर लैंड्स एक्वायर हो रहे हैं, बट जिनके एक्वायर हो रहे हैं, जो उधर सोसाइटी बनेगी, उन फार्मर्स को कुछ परसेंटेज फ्लैट्स वगैरह मिलेगी, राइट? दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट. एक और चीज इसमें देखने वाली यार, सिंपल सी बात. सो इज राइट टू प्रॉपर्टी अ फंडामेंटल राइट? नहीं, ये तो पता है. राइट टू कॉम्पनसेशन, इज राइट टू कॉम्पनसेशन अ फंडामेंटल राइट?
सही. Is it a fundamental right? Right to compensation, हाँ कि ना? No. Majorly no. Only for minority educational institutions, it is a fundamental right. Is it a legal right? Right to compensation, is it a legal right? Yes. After coming into force of this 2013 Act, you have a legal right to seek compensation. Fair compensation, जितना rate वो set करें. Right? ये चीजें confuse नहीं होनी चाहिए, simple. So हमें basically चाहिए क्या? Balancing public interest with private interest. Private rights are crucial. Different countries have evolved laws to regulate land acquisition, and in post 2013 reforms, they aimed at making land acquisition more just and transparent. Mains का अमली जामा भी पहना दिया. सही कि ट्रांसपेरेंट एंड ह्यूमेन बना रहे हैं. देन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. बेसिक आइडिया क्या है? कुछ भी नहीं है. बस अपने को क्वेश्चन कैसा आता है? रिलेटेड विद व्हाट? स्टॉक मार्केट. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज रिलेटेड विद स्टॉक मार्केट. इसमें होता क्या है? इसमें आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज करके ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई शेयर लेना था. क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा बहुत बड़ी होता है कि एक सेकंड के लिए करेंसी बहुत हाई चलेगी, फिर एकदम गिर गई. सो जब तक आप अपने कंप्यूटर पे उसका ऑर्डर प्लेस करोगे मैनुअली कि हाँ मुझे ये लेना है, इतने पैसे का लेना है, इतनी क्वांटिटी लेनी है, तब तक वो खत्म हो जाएगा. जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होगा. सो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में क्या है? आप कंप्यूटर में पहले ही फीड कर देते हो, ये टाइम पर, ये प्राइस पर, ये क्वांटिटी मुझे चाहिए. तो अगर जब वो प्राइस हिट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एक सेकंड में वो क्वांटिटी आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाता है, जैसे आपने उसे फीड करा होता है, कंप्यूटर को प्रोग्राम करा होता है. तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हमारे जीएस के लिए क्या जरूरी है? सीधा सवाल आ जाता है जी, अच्छा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सीन इन न्यूज इज रिलेटेड विद व्हाट? स्टॉक मार्केट. बेसिकली इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपकी ट्रेडिंग मोर एफिशिएंट हो जाती है. बट ब्रोकर्स इसको कई बार मिसयूज करते हैं. तो सेबी इसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन लेके आया. खबर ये है कि नाउ whoever offers algorithmic trading to retail investors. पहले रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं होती थी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज या बड़े बड़े एफपीआईज यूज करते थे. अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, और पीपल लाइक द ब्रोकर्स लाइक जीरोधा एटसेट्रा ऑफर इट. सो उनको अब रजिस्टर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ऑफर कर रहे हैं. दिस इज द रेगुलेशन. सो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, सेबी ने has mandated stock exchanging to empanel algorithmic trading providers and also define the rules for using application programming interfaces. एक तरह से रेगुलेट हो रहा है. क्या पता सवाल घुमा के आ जाए, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सेबी. जहां मर्जी से घुमा लो, सवाल सही होना चाहिए. राइट. सो बेसिकली क्या है? एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स बाय प्रोवाइडिंग अ प्री डिफाइंड कंप्यूटर प्रोग्राम. सो इससे स्पीड एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपके ट्रेड्स की. Right. Algo trading is already prevalent in India among institutional as well as retail investors. Right, Ji. So new algo trading framework spelling out the rights and responsibilities of main stakeholders. इनको रजिस्टर करना पड़ेगा, and then retail investors सिर्फ registered broker से access ले पाएंगे. Good step, but हमारे लिए क्या relevant है क्या algorithmic trading? हर जगह आजकल algorithm हो गया ना. As the first picture said, जब कुछ समझ नहीं आता तो बोल दो all hail the algorithm. For marketing, for investment, for anything, a good software engineer जब उसे आंसर नहीं देना तो what will be his answer? Sir, it's algorithm. So हमारे लिए algorithmic trading प्लीज ध्यान रखनी है. राइट जी. ब्रोकर्स विल बी solely responsible for handling investor grievances. खुद से grievance redressal भी करना पड़ेगा. And algos would be characterized into two: white box algos where logic is disclosed and replicable, and black box algos where the logic is not known. Right? Logic is about the algorithm formation. Right जी. Then lumpy skin disease, PCS वाले ध्यान से देखना. पहली बात, वायरल है. ज्यादातर आने वाली नई डिजीज वायरल है. राइट. सेकेंड थिंग, बोवाइन एनिमल्स को इंपैक्ट करती है.
वायरल है, बोवाइन एनिमल्स को इम्पैक्ट करती है। एक अजीब बात जो यूजुअल नहीं है, तो आजकल डिजीजेस में यूजुअल नहीं है, ये ह्यूमंस को नहीं होती। ह्यूमन बोवाइन तो नहीं है। बोवाइन एनिमल्स कौन से होते हैं? हाँ जी, दूध तो ह्यूमंस भी दे सकते हैं। नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना, मैमल्स हैं हम। बोवाइन एनिमल्स कौन से होते हैं? साइंस पढ़नी पड़ेगी दोबारा से फिर, बेसिक बेसिक वाली। बोवाइन हम बोलते हैं ना, मज जो होती है, गाय होती है, सॉरी हिंदी में आना था, गाय होती है जो चरती रहती है सारा टाइम। नॉट हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स तो बहुत बड़ी क्लास है। बोवाइन होते हैं, उनके मुंह के पीछे एक जगह होती है जिसमें the bacteria process the cellulose and then they take back the food into the mouth and then take it back. उनमें मीथेन प्रोड्यूस होती है, राइट। सो बोवाइन एनिमल्स को होती है, वायरल डिजीज है और इंसान को नहीं हो रही है। दीज आर दी 3 थिंग्स टू नोट, राइट। कैटल एंड वाटर बफलो को तो होगी। सो एक नई वैक्सीन बनी है बायोवेट। एक और चीज नोट कर लो, बायोवेट। बायोवेट भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट ने बनाई है, बायोवेट। ये पीसीएस वाले प्लीज बड़ा बड़ा लिख लेना, बायोवेट is related with lumpy skin disease, बायोवेट। बड़ा बड़ा ऐसे करके लिख लेना, बायोवेट, राइट जी। इनको लाइसेंस मिल गया है। लंपी स्किन डिजीज क्या है जी? वायरल डिजीज है। कॉजेटिव एजेंट इज लंपी स्किन डिजीज वायरस। कैप्रिक्स को वायरस है, बट कोई बात नहीं, याद नहीं करना। इट इज नॉट जूनोटिक, नॉट जूनोटिक। प्लीज 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 रिमेंबर दिस, नॉट जूनोटिक। हमें नहीं होंगे वो वाले फोड़े तो दिखते थे ना पीछे, बहुत न्यूज में रहे थे, कैटल दिख रही है और बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं बिल्कुल फोड़े फोड़े से हो गए। हमें नहीं होंगे, डोंट वरी, राइट। सो ओरिजिनली फाउंड इन अफ्रीका, स्प्रेड टू कंट्रीज लाइक मिडल ईस्ट एसेट्रा, कोई बात नहीं। होस्ट स्पेसिफिक डिजीज है, प्राइमरली इफेक्ट्स काउज एंड टू अ लेसर एक्सटेंट बफलोज। बोवाइन एनिमल्स को होती है, कुत्ते बिल्ली को नहीं होगी, राइट, इंसान को नहीं होगी। मॉर्बिडिटी रेट इज हायर इन कैटल देन बफलो। कैटल से सॉरी बफलो से ज्यादा कैटल इफेक्ट हो रही है, राइट जी। एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स, प्राइमरली ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स जो पैरासाइट्स होते हैं उनपे, सच एज सर्टेन स्पीशीज ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज और टिक्स, राइट जी। देन इन्फेक्टेड एनिमल्स शेड द वायरस थ्रू ओरल एंड नेजल सेक्रीशंस। ये तो सेम ही बात है, वायरस तो ओरल नेजल सेक्रीशन से निकलेगा ही। हमको भी जो जुकाम होता है फिर नेजल सेक्रीशंस होती है, राइट। Then does the disease can either spread through direct contact and etc etc etc, कोई बात नहीं। But what is to be remembered? This is a viral disease and spreads to bovine animals. Characterized by high fever, enlarged etc. सारा death होती है, हाँ, very high mortality rate, बहुत high mortality है। Then there is no treatment or vaccine as such now. अब बनाइए, क्या नाम है वैक्सीन का? बायोवेट। इसे प्लीज ध्यान रखना, बायोवेट। And this is a very, very huge news, not for the paper, but in size. This is the largest, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, this is the largest object in the universe. ये कुयूपू क्या है? Largest object in the universe found till now. इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से अबाउट मोर देन 20,000 टाइम्स से भी ज्यादा बड़ा है, राइट। एंड 2 क्वाड्रिलियन सन से भी ज्यादा मास है इसमें। मतलब इससे एक और फिलोसफिकल बात याद आती है कि हम पेपर की टेंशन ले रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, ईगो रखते हैं कि मेरा पेपर नहीं होगा तो क्या होगा। इमेजिन दिस स्केल, यू आर अ पर्सन, आप एक पर्सन हैं। ऐसे इस शहर में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, इस धरती पर 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। इस धरती से कम 10,000 टाइम बड़ा एक सन है, उस सन से 20,000 टाइम बड़े ब्लैक होल्स हैं, उस ब्लैक होल से बड़े यूनिवर्स है, यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं एंड मेटावर्स है, बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं।
सो इमेजिन दिस स्केल, हम एक सिंगल इंडिविजुअल जिसकी कितनी मैक्सिमम 50 से 80 साल की जिंदगी, आजकल तो 50 60 पे 35 पे भी जा रहे हैं, है ना, 30 35 पे दे आर लीविंग दिस अर्थ। सो इतनी सी जिंदगी में, ये ज्यादा जरूरी मैसेज है, दिल पे लेके जाना है इसे। इतनी सी जिंदगी है यार, इसमें टेंशन पाल के कहाँ जाना है। आप सुबह उठो, अपनी मेहनत करो, शाम को खुश होकर सो जाओ, दैट आई हैव यूज्ड दिस 24 आवर्स ऑन दिस अर्थ with the best possible manner and efficiency what I could do. Otherwise, what are we? We are just puff of dust. जब गाड़ी चलती है सड़क पे तो थोड़ी सी मिट्टी उड़ती है, फिर वो थोड़ी देर बाद सेटल हो जाती है। तो हम वही मिट्टी हैं, है ना। इतने लार्ज स्केल पे जो करोड़ों सालों से चली आ रहा है, अरबों सालों से चले आ रहा है, उसमें हम ये 70-80 साल की जिंदगी को क्या समझ रहे हैं। या जस्ट दैट पफ ऑफ डस्ट, थोड़ी देर के लिए उड़े हैं, खुशी खुशी में मेहनत से जी लो, फिर बाद में सेटल हो जाएंगे उसी मिट्टी में। और हमारे ऑफिस से तो बिल्कुल पास में क्या है, क्रिमेशन ग्राउंड। देखो कितनी छोटी जर्नी है, यहां से वहीं जाना है। तो काहे का लालच, काहे की टेंशन, काहे की एंजाइटी, कुछ नहीं होने वाला, होना वही है। चाहे आप IAS बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ। सिकंदर वाली कहानी याद होगी, द ग्रेट अलेक्जेंडर। ही सेड, जब मैं मर जाऊंगा मेरे हाथ ऐसे लेके जाना मेरे जनाजे में। क्या बोलता है, चाहे इरादे थे मेरे जितने भी आली, पर जब मरा मेरे भी हाथ थे खाली। तालियां भी होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं। Anyhow, so coming to this QEP is the what could be the largest structure ever found in the universe, largest ever, right? So it is a superstructure in which galaxies group together in clusters and clusters of clusters. एक और बात लास्ट में बताऊंगा जाने से पहले, नियरली 70 गैलेक्टिक क्लस्टर्स हैं, लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर इन यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ, राइट। और ये खुद में ही 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है। इसको पूरे को क्रॉस करने में लाइट को भी 1.3 बिलियन ईयर्स लगे। कितना बड़ा होगा, इमेजिन, राइट। सो इट्स ओवर 13,000 टाइम्स द लेंथ ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे से 13,000 टाइम बड़ा। देन thousands of times more massive than a single galaxy, inspired by the Incan counting system, जिसमें long central filament होती है। Incan counting बस नाम याद रखना और कुछ नहीं। Incan counting system से inspired इसका नाम है कुयुपू। देन एक और चीज यार, ये अंडरलाइन करना रह गया, इसको देखना। 200 क्वाड्रिलियन सोलर मासेस, 200 क्वाड्रिलियन सोलर मासेस। हमारे सोलर सिस्टम में 99.5% मासेस ऑफ द सन, है ना। हम तो बहुत छोटे हैं, और उसके भी 200 क्वाड्रिलियन टाइम्स। बाय द वे, सूरज और धरती में डिस्टेंस कितना है? सवेरे सवेरे सूरज को पानी चढ़ाते हैं। चलो घूम के आते हैं सूरज। अच्छा आज निकला नहीं ना, इसलिए नहीं पता होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ? आई फील बैड इवन टेलिंग यू। घर जाके NCERT देखना, मेरे ख्याल 7th क्लास में होगा। सूरज और चांद का काम करते हैं आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। घर जाके किताब से, गूगल से नहीं, किताब से गूगल करोगे फिर भूल जाओगे। घर जाके किताब से देखना और मेरे को व्हाट्सएप करना कि सूरज और धरती का डिस्टेंस कितना है, सूरज और चांद का डिस्टेंस कितना है, राइट। फिर हम अगली क्लास में अपने आदित्य L1 जो सूरज पे गया है उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि इतने किलोमीटर गया, इतने पैसे लगे, तो पर किलोमीटर कितना पड़ा। हमने ऐसे ही, हाँ जी, 7 रुपीज मार्स ऑर्बिटर का था, नहीं सॉरी उसका था चंद्रयान का, बट वील लुक एट इट। ठीक है, एवरीबॉडी विल डू इट। जो नहीं करेगा वो नेक्स्ट क्लास के लिए इनएलिजिबल। चलो डन। नहीं, जो नहीं करेगा वो नेक्स्ट क्लास के लिए चॉकलेट वो लेके आएगा। चलो, सो 200 क्वाड्रिलियन टाइम्स ऑफ द सन है, ये नाम याद रखना है। इनकन काउंटिंग से इट इज बीइंग इंस्पायर्ड द नेम। डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। इतना बड़ा होकर भी टूट जाएगा। प्रेडिक्टेबल ये है कि सबसे बड़ी चीज है, फिर भी ये इवेंचुअली ब्रेक इनटू स्मॉलर कोलैप्सिंग यूनिट्स। फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, चाहे जितना मर्जी बड़ा था, टूट तो ये भी गया। क्या हो या दिल हो, टूट जाता है शीशा, राइट। तो ये भी टूटेगा। साइंटिफिकली स्पीकिंग, जब ये टूटेगा
तो एक तरह से बिग बैंग सा नहीं हो रहा कि बड़ी चीज टूट के छोटी छोटी चीजें बन रही हैं, यहां देर स्प्रेडिंग ऑफ मैटर हो रहा है। तो वो कैसे बिहेव करेगा इन द यूनिवर्स, दैट विल हेल्प अस आंसर क्वेश्चंस ऑफ द विच आर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। फिर हम आंसर कर पाएंगे मुर्गी पहले आई कि अंडा, कौन सा पहले आया, हैन, फिर आई कहां से, बिना एक के पैदा हुई थी, कैसे बताओ, नहीं आप बता दो, मैं सीख लूंगा, आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। मुझे बता देना यार, आई विल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्लास सिमरन मैडम को टीच अस हाउ hen came before egg, डन। चलो वी विल बी हैप्पी टू लर्न। मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पे, चॉकलेट मैं खाऊंगा, आप क्वेश्चन बना के लाना। एनी हाउ दे डिस्क्राइब इट एज ट्रांजिएंट कॉन्फ़िगरेशन, कि बहुत बड़ा है, धीरे धीरे करके टूट जाएगा, एंड मे इट मे हेल्प रिफाइन कॉस्मोलॉजिकल मॉड्यूल्स, एंड हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स बता जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी। देन यूथनेशिया, इसमें भी हमें बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट पता होना चाहिए। यूथनेशिया क्या होता है, बेसिकली मर्सी किलिंग, है ना। कोई बहुत ज्यादा बीमार है, वेजिटेटिव स्टेट में है, दिल का रोग नहीं फिजिकल रोग है, उसे चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो उसे मार सकते हैं। सो यूथनेशिया काफी सारी नेशंस में अलाउड था, फॉर एग्जांपल डेनमार्क, कनाडा इसके लिए इनफेमस है कि पेशेंट ज्यादा चिक चिक करेगा तो मार देंगे। बट इंडिया इसमें बहुत ज्यादा कॉशियसली चलता है, बिकॉज सेम रीजन, गरीबी है, इलिटरेसी है, कि ऐसे ना हो कि गलती से कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसे नाजायज मार दिया यूथनेशिया के नाम पे। कोई बुजुर्ग ज्यादा तंग कर रहा है, भी रात को 2 बजे चाय मांगता है, मार दो इसे, है ना। दिस कैन हैपन इन इंडिया, राइट। सो इसके पीछे डेवलपमेंट क्या है, इंडिया में अर्लियर यूथनेशिया वाज इलीगल, यूथनेशिया टोटली इलीगल था। देन अरुणा शानबाग के केस के बाद, अरुणा शानबाग जी कौन थे, नर्स थे जो वेजिटेटिव स्टेट में हो गए थे। वेजिटेटिव स्टेट इज मेडिकली डिफाइंड जब आप खुद अपने आप से वॉशरूम नहीं जा सकते, राइट। बट इनको ना कुछ बोल सकते थे ना सुन सकते थे, आनंद भाई इन मुन्ना भाई एमबीबीएस, वेरी सैड स्टोरी। सो क्या इन्हें मार देना चाहिए, दैट वाज द आइडिया। सो इसके बाद से देयर वाज अ केस फाइल्ड, एंड देन वी डिवाइडेड यूथनेशिया इनटू एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया क्या था, कि आप किसी को मारने के लिए उसे फेटल ड्रग दे रहे हैं, कि टीका लगा दिया जहर वाला, है ना, छत से नीचे फेंक दिया। और कैसे मार सकते हैं, कैसे मारना चाहेंगे, एनीबॉडी, शूट कर सकते हैं, आईपीएस बाहर आ रहे हैं सर, कैसे मारेंगे, एनकाउंटर। मैं सर से पूछ रहा हूँ, अर्षित जी से, कैसे मारेंगे किसी को, नहीं मारना, चलो मैडम हैंग कर देंगे, सिंपल। हाँ जी, कौन से लोग, शरीफ, नॉन वायलेंट, महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। एनीहाउ, सो एक्टिव इज व्हेन यू एडमिनिस्टर द फर्टिलिटी, एडमिनिस्टर द फर्टिलिटी, कि आपने कुछ फेटल चीज दी है। पैसिव इज कि आपने कोई फेटल चीज नहीं दी, वो जस्ट सपोर्ट पे था, उस पे वेंटिलेटर लगा हुआ था या कुछ और चीजें लगी हुई थी, आपने जस्ट सपोर्ट को विड्रॉ कर दिया, सपोर्ट विड्रॉल कर दी और बंदा अपने आप मर गया, राइट। सो इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया इज स्टिल इलीगल, पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड, पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात इसमें करने वाली है, राइट टू डाई विद, सॉरी, डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये पेपर में आया था। इसमें डिबेट कहां से चलता है, पहली बात थी राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ है, नहीं। राइट टू लाइफ में राइट टू डाई है, नहीं। पर राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी है, हाँ, बिकॉज देयर इज अ सटल डिफरेंस टू इट, दैट इज व्हाट यूपीएससी ट्राइड टू इनकैश अपॉन, कि ये खा लेंगे बच्चों को समझ नहीं आएगा। सो पहली बात, राइट टू लाइफ इन इंडिया अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट हैव राइट टू डेथ या राइट टू कमिट सुसाइड, वो नहीं कर सकते, वो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। दूसरी इसमें डेवलपमेंट थी, पहले आईपीसी कहता था बीएनएस,
कहता था कि अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस और इस बंदे को जेल होगी। अभी भी वो तो है, बट अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला बंदा क्रिमिनल नहीं माना जाता, उसे मेंटल हेल्थ एक्ट 2018 में हॉस्पिटल भेजा जाता है। सो इट इज नो लॉन्गर द पर्सन इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल। बट जो अबेटमेंट टू सुसाइड है, अबेटमेंट मतलब उसे इंस्टिगेट करना, जा मर जा यार, तेरे से प्रीलिम नहीं पाएगा, जा लट गया मर जा, हाँ? ये क्या है? अगर कोई ऐसा कहे तो दैट इज इंस्टिगेटिंग। अबेटमेंट टू सुसाइड इज स्टिल एन ऑफेंस, राइट? क्लियर बात? लॉजिक पिछला चाहिए हमें। अबेटमेंट इज स्टिल एन ऑफेंस, अटेम्प्ट इज नो लॉन्गर दैट। उसे पेशेंट माना जाएगा, हॉस्पिटल भेजा जाएगा, जेल नहीं, राइट? देन अनदर थिंग ओवर हियर इज राइट टू डाई विद डिग्निटी, जिससे हम चले थे। ये कहां से न्यूज में आया था राइट टू डाई विद डिग्निटी? कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में आपके, गॉड फॉरबिड, बट किसी के घर में भी कोई डेथ हो रही थी कोविड से, तो वो लाश को जलाने भी नहीं दिया जा रहा था ढंग से, ढेरियां ढेरियां लगा के इकट्ठे जला रहे थे और परिवार वालों को आने नहीं दिया जा रहा था। हेंस द डिस्कशन, डू वी हैव राइट टू डाई विद डिग्निटी? सो जिसकी डेथ भी हो जाती है, आप उसे डिफेम नहीं कर सकते, उसे मैल ट्रीट नहीं कर सकते, बॉडी को उसके कंसेंट के बिना काट पाट नहीं सकते, राइट? सो हेंस in India, we have right to die with dignity. Do we have right to death? No. Die with dignity? Yes. दो कंसेप्ट क्लियर। तीसरा कंसेप्ट आता है इसमें, फिर एक ही रह गया, लिविंग विल। बड़ा छोटा सा कंसेप्ट था। लिविंग विल क्या है कि गॉड फॉरबिड, बट हम में से अगर कोई या कोई भी अगर अरुणा शानबाग जैसी कंडीशन में आ जाते हैं, अब पैसिव यूथनेशिया मेरे साथ हो कि ना हो, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं तो डिसाइड कर नहीं सकता अगर मैं वैसी कंडीशन में हूं, गॉड फॉरबिड, बट अगर इफ आई एम इन दैट कंडीशन आई कैन नॉट डिसाइड, मेरे तो दिमाग चल ही नहीं रहा। सो हु विल डिसाइड? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल। आप जीते जी ये लिख सकते हैं कि अगर मेरे को ऐसा केस हुआ कि मैं वेजिटेटिव स्टेट में, ऐसी स्टेट में आ गया, सो दिस एंड दिस पर्सन विल डिसाइड माई फेट कि मेरी सपोर्ट को विड्रॉ करना है या नहीं। दैट इज लिविंग विल। इंडिया में अब लिविंग विल लीगल है, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट क्लैरिटी चाहिए हमें इस लॉ के अराउंड। क्लियर है जी बात? तीनों चीजें इसी में से सवाल बनता है, जो मर्जी कर लो, राइट? गॉट माय पॉइंट? एज आई ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग कि यार बेसिकली सवाल प्रीलिम में बैकवर्ड लिंकेज बनती है और मेंस में फॉरवर्ड लिंकेज बनती है। सो हमें लॉजिक करते चलना है, साथ डेवलपमेंट करते चलना है। न्यूज नहीं पढ़ानी है, पेपर पढ़ लो यार। इफ वी टीच द न्यूज ओनली, देन मेरा क्या रोल है? पेपर पढ़ो जाओ, रोज 10-10 सवाल डालने वाले बहुत हैं, 12-2 बजे सारे आके नोट्स लिखाने वाले बहुत हैं, है ना? दैट इज नॉट द पॉइंट। Analysis and understanding is. So Supreme Court recently agreed to hear a plea in seeking passive euthanasia for rabies patient. सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, रेबीज वायरल है कि बैक्टीरियल है? चलो कुत्ते से कटा के आते हैं यार। अगर बैक्टीरियल होती तो इलाज ना कर लेते। रेबीज वायरस होता है, रेबॉइड वायरस होता है, इसमें वायरल है। और रेबीज होती कैसे है? कुत्ते के काटने से। फिर इसमें बहुत बुरा हाल होता है। आई हैव सीन अ रेबीज पेशेंट लाइव इन माय लाइफ। ही बिकम्स लाइक अ डॉग, गुर्राता है आपके सामने, अगर उसे पानी दिखाओ डर जाता है। कुत्ता पानी से डरता है ना यूजुअली, तो पानी से डर जाता है, गुर्राता है, भौंकने के टाइप का आवाज आती है उसमें से। अगर आप ज्यादा उससे आर्ग्यू करो तो काट भी जाता है। तो जो आपको काट रहा है डर के रहना, ये नहीं हो सकता कि प्यार में काट रहा है, हो सकता है उसे रेबीज हो, है ना? प्लीज ध्यान रखना इसको, प्लीज बी वेरी वेरी ऑफ दैट। सो रेबीज इज वायरल डिजीज एंड दैट कैन हैपन टू थ्रू अ डॉग बाइट, राइट? सो रेबीज पेशेंट का कोई इलाज नहीं होता अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई। तो इस आदमी ने कहा कि मुझे पैसिव यूथनेशिया दिया जाए। सो यूथनेशिया, हेस्टनिंग ऑफ डेथ ऑफ अ पेशेंट। द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज यूथनोस व्हिच मींस गुड एंड थैनाटोस व्हिच ट्रांसलेट टू डेथ। सो इजी डेथ वाली बात है। प्रैक्टिस ऑफ यूथनेशिया हमने देखा एक्टिव एंड पैसिव में हमने डिवाइड करा है। एक्टिव इज दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू एंड द लाइफ, एडमिनिस्टरिंग द फेटेलिटी। टीका लगा दिया, आवाज ऐसी निकाल दी, मार दिया, राइट? देन इट इज रेफर्ड टू एज अग्रेसिव यूथनेशिया एज वेल।
टर्म चेंज हो जाए ना तो ऐसा सवाल बना देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन इंडिया, अग्रेसिव एंड पैसिव, राइट? अग्रेसिव इज नॉट अलाउड, अग्रेसिव इज एक्टिव, ध्यान रखना इसको, राइट? पैसिव यूथनेशिया, deliberate act of causing someone death by withholding or withdrawing artificial life support, just support हटा दी, and in case this is something that is essential to save a patient's life is not done. किसी भी चीज को अगर आप एक्शन कर रहे हैं, एक्शन करके उसे मार रहे हैं तो दैट इज एक्टिव, इन एक्शन करके या विड्रॉ करके कर रहे हैं दैट इज पैसिव, पैसिव इज लीगल, एक्टिव इज नॉट, राइट? सो लीगैलिटी, ये जजमेंट थी जी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. It was legalizing passive euthanasia and creation of living will for terminally ill patients in vegetative state. Vegetative state याद रखना, हम लोग भूल जाते हैं, कभी सवाल में आ जाता है और भूल जाए, राइट जी? सो पैसिव यूथनेशिया के अराउंड 2-3 बातें अगेन आई विल रिपीट. आर्टिकल 20 पहले था अपना एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव लीगल, एक्टिव नहीं. दूसरा था अपना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू डेथ नहीं, राइट टू डाई विद डिग्निटी यस, लिविंग विल यस, राइट? समझ गए सारी बातें? चलो फिर मेरी तरफ से धन्यवाद. आपकी तरफ से कोई सवाल हो, कोई एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, यू कैन टेल मी. चलो, थैंक यू सो मच. देन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं.